जी। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएसआई के इस बाई वीकली सेशन प्रोग्राम में। नॉर्मली इन सेशन में हम या तो सर्वाइवर से उनकी स्टोरी सुनते हैं या फिर हमारे डॉक्टर या मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे स्पीकर्स होते हैं, जो सारे जो भी पेशेंट हैं या हमारे सुनने वाले हैं, जो लोग भी इनको अटेंड करते हैं, उनको उनसे जानकारी मिलती है अर्ली डिटेक्शन के बारे में, कैसे कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कोई उनकी मेडिकल क्वेरी होती है स्पेसिफिक, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हमारे डॉक्टर्स होते हैं। बट उसके साथ ही सर्वाइवर्स होते हैं जो अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचे और उनसे उन लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिविटी मिले, होप मिले, जिनसे उनको इस बीमारी से फाइट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो वहाँ से उनको ड्राइव हो सके। लेकिन आज का जो हमारा ये सेशन है, ये बहुत बहुत यूनिक है, क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर हैं, ना ही वो किसी मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, ना ही उनकी खुद की कोई ऐसी जर्नी कैंसर से रिलेटेड रही है। बट फिर भी अपने आसपास अपने परिवार में उन्होंने जो भी चीज़ें देखी और उनसे इंस्पायर होके उन्होंने इस कैंसर जैसी बीमारी में लोगों को अवेयर करने और इनसे किस तरह से वो इससे बचा जा सकता है, और अगर ये तकलीफ किसी की ज़िंदगी में आती है तो किस तरह से निकला जा सकता है, इसको एक अपने एक बहुत ही स्पेशल तरीके से एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत कुछ हमने इनके बारे में सुना है, और इस तरह का स्टोरी टेलिंग या कथा के रूप में जो सेशन है हम पहली बार कर रहे हैं। और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग आज हमें सुन रहे हैं वो तो है ही, और इस रिकॉर्डिंग को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। और इससे पहले कि मैं हमारे स्पीकर के बारे में बात करूं और उनको ये हैंड ओवर करूं, थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे ग्रुप के बारे में। कैंसर सर्वाइवर्स इन इंडिया जो ग्रुप है, एज अ फेसबुक ग्रुप ये स्टार्ट हुआ था, सावन विश्वकर्मा ने इसको स्टार्ट किया था, और बाद में धीरे धीरे और भी लोग इससे जुड़ते गए, और जो एक ही तरह से सोचते थे कि किस तरह से लोगों को इस तकलीफ में हम उनकी मदद कर पाएँ, उनको एक होप दे पाएँ, पॉजिटिविटी दे पाएँ, चाहे वो कोई भी तरीका रहे। और मिलके हम लोग इसमें काम करते हैं। मेहुल भाई, पीयूष, कृष्णा जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो बैकग्राउंड में, रूपा जी हैं, अनुराधा जी हैं, नेहा बैकग्राउंड में हमारे साथ बहुत काम करते हैं। किसी वजह से उनमें से आज एक दो लोग नहीं हैं अवेलेबल, बट सभी आप लोग सभी जानते हैं, जैसे दिवाली भी आ रही है, लोग बिजी हैं। लेकिन फिर भी ये कार्य हम रोकना नहीं चाहते, और कंटिन्यू रखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना रेगुलर हो पाएँ रेगुलर हो रहें। बट एनीवे, बैक टू सीएसआई ग्रुप। सो सीएसआई ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एज अ फेसबुक ग्रुप स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में इस ग्रुप से 4,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे ग्रुप का जो मेन मोटिव ऑफ कोर्स यही है कि हम अवेयरनेस इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, कैसे ये डायग्नोस होता है, कैसे हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जो अवेलेबल है, और कैसे एक सोशल स्टिग्मा, क्योंकि किसी भी परिवार में जब कैंसर जैसी बीमारी होती है, एक सोशल स्टिग्मा हम लोगों ने नोटिस किया है उस ज़्यादा, मतलब जितना हम लोगों से मिलते हैं, और ये महसूस किया है कि किस तरह के उन्हें सोशली ये अभी भी ये एक टैबू है, और लोग इसके बारे में रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते फॉर वेरियस रीजंस। तो इसको जितना हम नॉर्मलाइज कर सकें, ये भी हमारा एक मोटिव है इस ग्रुप का। और इकोनॉमिक और मैट्रिमोनियल एवेन्यूज़, जैसे कि मैट्रिमोनियल का हम लोगों को पता है कि चैलेंजेस होते हैं, अगर कोई भी पेशेंट रहता है तो वो उसके बाद फ्यूचर में मैरिजेस वगैरह में किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं, और हम फंड रेजिंग कर पाएँ, कैंसर पेशेंट को फंड कर पाएँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो ग्रुप है क्लैस के नाम से रजिस्टर्ड है। और अगेन इसी प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप फिनेंशियली ज़रूर, अगर पॉसिबल हो, चाहे वो कितनी भी छोटी अमाउंट हो, ज़रूर हमें अगर फंड करेंगे तो हम लोगों को भी एक अच्छा अमाउंट रहेगा, जितने कैंसर पेशेंट को हम फिनेंशियली हेल्प कर पाएँ। और लोगों को ये भी मतलब जैसे आप सभी जानते हैं कि फ्रॉड केसेस, स्कैम्स वगैरह हर पेशेंट ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में देखा होगा, तो अपने एक्सपीरियंसेस हम यहाँ शेयर करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि इन चीज़ों के पीछे ना
फंसे, क्योंकि हम लोग कैंसर से इतना डर जाते हैं कि कोई भी आके झाड़ा फूका आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक अपने आप में एक अलग तरह से ज़रूर हेल्प करता होगा, लेकिन वो एक कैंसर के ट्रेडिशन जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें उनके बारे में लोगों को जानकारी दे, ताकि वो अपने दिमाग से चीज़ों को सोचते समझते हुए राइट डिसीजन ले पाएँ। तो ये था हमारे ग्रुप के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। ऑफ कोर्स और भी बहुत तरीके हैं जिसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी रूप में हम लोग पेशेंट या उनके केयर गिवर्स को हेल्प कर सकें। तो इसके साथ ही अगेन बैक टू टुडे स्पीकर सुरेश प्रजापति गुजरात से हैं। और इनके बारे में जितना मुझे जानकारी ये है वो यही है कि जब इनकी इनकी मदर को, ग्रैंड मदर को, सुरेश जी आपकी ग्रैंड मदर को कैंसर हुआ था, राइट? जी। तो इनकी जब ग्रैंड मदर को कैंसर हुआ था तो इनको एक चीज़ बहुत जो चुभी थी उस समय, वो ये थी कि उनको उन्होंने उन्हें कोई भी एडिक्शन या कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं थी। इसके बावजूद भी उनको इतना सफ़र करना पड़ा, कैंसर की बीमारी हुई, तो उनको ये चीज़ लगी कि ऐसे दुनिया में और कितने लोग हैं जो इन आदतों के शिकार हैं, इन आदतों में हैं, तो उनके रिस्क कैंसर को लेके कितने हाई हैं। तो जिन चीज़ों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिन चीज़ों में हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैंसर के आने को रोका जा सकता है, तो वो क्यों ना किया जा सके। और इसी चीज़ को उन्होंने अपना जीवन का ध्येय, एक गोल बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इन स्मोकिंग या जो दूसरे एडिक्शन है इन चीज़ों को वो उनको इस कन्विंस कर पाए कि वो इनको छोड़ दें, ताकि इस तरह की भयंकर बीमारी उनको फ्यूचर में होने के चांसेस कम से कम हों। और कथा के रूप में ये अपना सेशन करते हैं, बहुत यूनिक रहता है। अभी मैं हैंड ओवर करूंगी सुरेश जी को और वो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। हैंड ओवर टू यू सुरेश जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बहुत खूब खूब शुभेच्छा। सबसे पहले मेरे सेशन की शुरुआत करूं, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल ध्यान शांति से बैठे। आपके आसपास जो भी गतिविधि हो रही है होने दे। पटाखे की अगर आवाज आती है तो आने दे। बिल्कुल शांत चित्त, गहरे सांस ले, धीरे धीरे सांसों को छोड़े। अद्भुत दिन है आज का। बस आपके आसपास जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी आवाज आ रही है, सुनते जाइए। सुबह सवेरे पक्षियों की चहक सुनकर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि क्या उनमें हीनता या बड़प्पन जैसा कुछ होगा। मगर यह कौन जानता है। ईश्वर ने समग्र सृष्टि का निर्माण मेरे लिए किया है, इसलिए मैं ईश्वर की कीमत समझता हूं और ईश्वर मेरी भी कीमत समझते हैं। जितनी जरूरत मुझे ईश्वर की है, उतनी ही ईश्वर को मेरी जरूरत है। मैं अपने आप को विद्वान नहीं समझता हूं, परंतु यह घोर सत्य है कि ईश्वर को अगर यह सृष्टि देखनी होगी, तब उसे मेरी आंखों की आवश्यकता होगी। दौड़ने और चलने के लिए मेरे पैरों की जरूरत पड़ेगी। कोई सत्कर्म या अन्य कर्म करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। और उस समय मेरे मन में एक ही भाव आता है कि मैं ईश्वर का संपूर्ण अंश हूं। और जब यह भाव मुझ में आता है, तब मान अपमान, रात दिन, पाप पुण्य, क्रोध आनंद आदि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जब मैं अपने आप को ईश्वर का एक अंश समझने लगता हूं। धीरे धीरे अपने माता पिता को याद करें, अपने परम परमात्मा कृपालु को याद करें, अपनी कुल देवी को याद करें और धीरे धीरे आंखें खोले और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करें। धन्यवाद आप सबको। आपने कहा कि गुजरात में खास करके मैंने ये कैंसर कथा की शुरुआत की 2014 में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, उसी दिन मैंने ये शारीरिक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आप सब जानते हैं वैसे सबसे ज्यादा तंबाकू एवं धूम्रपान का व्यसन होता है। और मुंह और गले के कैंसर, जो एक भाग के ऊपर के भाग के जो कैंसर हैं, वो सबसे ज्यादा गुजरात में है पूरे विश्व में। और सौराष्ट्र में ज्यादा, गुजरात में भी। तो गुजरात हर तरफ से समृद्ध है, सिर्फ ये काली लिट्टी को रिमूव करने के लिए एक प्रयास है। कैंसर आप सब जानते हैं, आप सब इस कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन कैंसर को इस जमाने में, कैंसर शब्द जो लोग मानने लगे हैं आज तक, उनको सिर्फ डिलीट करना है। बस यही सबसे बड़ा कार्य है आज का। कैंसर यानी कैंसर, ये बात सबके दिमाग में से निकाल देनी है। सबसे पहली बात यह है। और जितना बने उतना लोगों को कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं, कैंसर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और कैंसर के बाद क्या करना है, वो तीनों बात अगर लोगों तक जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारी इसमें गतिविधि, मतलब सुखाकारी की ओर बढ़ती जा सकती है। मैंने जब ये शुरुआत की, तब शुरुआत में तो लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि ये तो कैंसर कथा, हम कथा शब्द से बहुत परिचित है, सालों से परिचित है। तो मैंने कोई नाम नहीं रखा, मैंने कैंसर कथा शब्द रखा। उसमें 1.5 घंटा जो होता है, 3 घंटे की टोटल कैंसर कथा होती है। इसमें 1.5 घंटे में व्यसन मुक्ति के लिए खास करके तंबाकू धूम्रपान पर ज्यादा ध्यान देता हूं। और उसके बाद का जो 1.5 घंटा है, उसमें कैंसर अवेयरनेस के लिए लोगों को रमूज में एक गम्मत के साथ समझाता हूं। आप सब जानते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं बिल्कुल सामान्य रोग की जैसे ही होते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना और आइडेंटिफाई करना, ये दोनों बात लोगों को अगर बताए तो हो सकता है कि पहले या दूसरे चरण में, दूसरे स्टेज में उनका निदान किया जाए, ताकि सारवार जल्द से जल्द हो सके और खर्च भी कम हो सके। यही एक प्रयास है। आप सब जानते हैं कि आजकल जो मुंह और गले के कैंसर है, वो सबसे ज्यादा हमारे गुजरात में है। पूरे भारत में तो है ही, लेकिन हर साल तंबाकू एवं धूम्रपान से होने वाले कैंसर से 11 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। आप सोच सकते हैं प्रतिदिन कितने लोग पान के गल्ले पर, पान के स्टॉल पर, पार्लर पर मौत खरीदने के लिए खड़े हैं। आज तक मैं, इससे पहले कैंसर कथा शुरू की, इससे पहले पान के गल्ले गल्ले पर मैं जाता था, घूमता था। वैसे सिंपल है, पट्टी तब नहीं लगाता था, तो लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। लेकिन उसके बाद मैंने जब ये तंबाकू धूम्रपान छोड़ो का ये लोगो लेकर घूमा, तो लोग मेरे बारे में हंसने लगे, मश्करी करने लगे। और जब ये मश्करी करने लगे, तब उनके साथ बात करने का मुझे मौका मिल जाता था। तब मैं उनको ये बात समझाता था। और उन लोगों में से मुझे ज्यादातर 3 सवालों का मुझ पर मतलब इफेक्ट हुआ। सबसे ज्यादा पूछे गए 3 सवाल लोगों ने मुझे पूछे। सबसे पहला सवाल था कि सरकार क्यों बंद नहीं कराती है। बहुत अधिकतम लोगों ने सवाल किया। दूसरा सवाल यह था कि जो नहीं खाते हैं, जो धूम्रपान नहीं करते हैं, जो तंबाकू मावा नहीं खाते, उनको भी तो कैंसर होता है, तो खाने में क्या दिक्कत है। ये दूसरा सवाल था। और तीसरा जो सवाल था वो बहुत, मतलब हम सबके लिए अच्छा था। वो तीसरा ये था कि मुझे छोड़ना है लेकिन छूटता नहीं है, क्या करें। इन तीनों सवाल का जवाब ये 3 घंटे की कैंसर कथा है। ये मेरी कैंसर कथा का पार्ट है। शॉर्ट में अगर तीनों सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं, तो पहला सवाल तो है कि तंबाकू का जो उत्पादन है, सरकार कभी बंद नहीं कराएगी। हम पान के गल्ले पर जाएंगे, उनको बोलेंगे काची 35, 130, 20, 200 का मसाला मुझे दे दो तंबाकू वाला, तो वो देगा। गल्ला वाला रिटेलर से लेगा, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर कंपनी से,
कंपनी किसान के पास जाएगा। नीचे से ऊपर खरीदने जाओगे तो ऊपर वाले से मांगेंगे, लेकिन अगर आप नीचे से खरीदना बंद करोगे तो ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी, तो बंद हो जाएगा। और आपको शायद मालूम होगा कि तंबाकू में से सबसे ज्यादा हुंडियामण सरकार को मिलता है। उस पर जो टैक्स होता है वो सबसे ज्यादा सरकार को मिलता है। और ये सांस्कृतिक व्यसन है, ये सांस्कृतिक व्यसन है। जब हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों को पता नहीं था, बहुत भोले थे, उन लोगों को पता नहीं था कि तंबाकू धूम्रपान से इतने कैंसर हो गए आने वाले दिनों में। लेकिन वो एक सांस्कृतिक व्यसन बन गया, इसलिए सरकार बंद नहीं कराएगी। और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, 2007 में जब स्वाइन फ्लू अमेरिका में आया था, तब अमेरिका के पास वैक्सीन कम हो गई थी। तो उस समय भारत से कोलैबोरेशन करके तंबाकू मंगाई थी और उनमें से वैक्सीन बनाई थी। तो तंबाकू में से और मेडिसिन, जैसे पीयूष भाई जानते हैं, फार्मा से रिलेटेड है, उनमें से कोरोनरी जो हार्ट डिसीज होता है, उनसे बिलोंग बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। और इससे भी ज्यादा अगर आपको बात करूं तो हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, सबसे ज्यादा चरोतर में तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको आश्चर्य होगा, चरोतर में किसी को कैंसर नहीं है। बहुत कम लोग हैं जहां तंबाकू का उत्पादन होता है, लेकिन और जगह पर ज्यादा है। तो वो उनमें से सोंसोसॉल नाम का तेल मिलता है, प्रति हेक्टर 40 किलो तेल मिलता है तंबाकू में से। तो ये सोंसोसॉल नाम का तेल हमारी जो हार्ट के रिलेटेड जो भी समस्या है, उनमें से दवाई बनाने में भी काम आता है। सरकार बंद नहीं कराएगी, हमको पान के गल्ले पर जाके बंद करना पड़ेगा, नहीं लेना ही है। पहले ये था रोजगारी का सवाल कि भाई इसका रोजगारी का क्या होगा, लेकिन आजकल एक स्टॉल पर 300-400 आइटम बिकती है। तो रोजगार आप चिंता मत करो, आप खाना बंद कर दो। दूसरा सवाल यह था कि मैं जो नहीं खाता है उन लोगों को भी तो कैंसर होता है, तो हमें खाने में क्या दिक्कत है। तो उन लोगों को मैं कहता कि भाई वो उसमें तो जवाब है, जो लोग नहीं खाते हैं उन लोगों को भी कैंसर होने का खतरा है। तो तू कौन से खेत की मूली है, तेरे लिए तो 10 गुना कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बात उनको डिटेल में समझाते हैं। और तीसरी बात, जो मुझे छोड़ना है लेकिन छूट नहीं रहा है, ये लोग बहुत दुखी आदमी होते हैं, क्योंकि वो छोड़ना चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं वो लोग, लेकिन नहीं। तो उनके लिए आजकल साइकियाट्री, साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे हमको किसी प्रकार का रोग होता है, डिसीज होता है, आंखों का, कान का, हार्ट का, जो भी, यूरोलॉजिस्ट कोई भी, तो हम जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वैसे ये व्यसन जो है, तंबाकू का एडिक्शन जो है, उसके लिए भी हमारे पास आजकल साइकियाट्री, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उसको एक रोग मानकर जाइए, हो सक दूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो इसमें ईश्वर शक्ति भी काम करने वाली नहीं है। ये व्यसन के बारे में हमने बात की। अब कैंसर के बारे में क्या है, ज्यादातर लोग कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं वो लोगों के सामने ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे मुंह में छाला पड़ना, वजन कम हो जाना, बार बार बुखार आना, या फिर तल या मसे में बहुत बड़ी, छोटे बड़े हो जाना, स्तन कैंसर के लिए, गर्भाशय के सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो उन लोगों के पास ये माहिती होनी चाहिए, जानी चाहिए, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हो रहा है, मुझे इसका असर है। आजकल क्या करते हैं लोग, गुजरात और विदेश में आप सब तो कनेक्टेड है, फॉरेन में क्या होता है, जब किसी को कैंसर होता है तो उसी दिन छुट्टी लेकर, डिटेक्ट हो जाता है तो उसी दिन छुट्टी लेकर वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है। और हॉस्पिटल में जाके बोलता है, डॉक्टर मुझे ये हुआ है, बोलिए इसका क्या होगा, कितना खर्चा होगा, कितने दिन चलेगा, मुझे कौन सी मेडिसिन लगेगी, और मुझे कितने दिनों में यहाँ से छुट्टी मिलेगी, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। ये सब रिपोर्ट ले लेते हैं और जैसे बने वैसे जल्द उसका मतलब सारवार कराते हैं और जल्दी संभल जाते हैं। इंडिया में थोड़ा उल्टा है। इंडिया में अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तो छुपाते हैं, छुपाते हैं, जैसे आप अछूत हो गए या फिर ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे काल्पनिक भय से वो लोग छुपाते हैं। और 6 महीने तक तो किसी को बताते भी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं बताते। तो उसके कारण जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे उनके कैंसर का स्टेज होता है, अप हो जाता है। उसके हिसाब से उसको खर्च भी बढ़ जाता है, और उसके अंदर एक मतलब एक डर भी बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। मैं तो यही मानता हूं कि आपके ग्रुप में शायद कोई कैंसर पीड़ित भी होगा, कोई आप भी जाए तो लोगों को बताए कि
ये बात लोगों को ये बहुत पक्की करनी है कि कैंसर से डरना नहीं है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में है वो ही हमारे पिंड में है, हमारे शरीर हमारे साथ ऐसी। अरे दवाई को भी छोड़ो, अगर आपकी मतलब एक पावर, आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है ना साहब, तो कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई रोग नहीं हरा सकता, कोई डिसीज आपको नहीं हरा सकता। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर, आप खुद एक बार इसको फील करना, जब आप एक सामान्य तौर पे देख ले, आप जो सोचते हैं ना वही हमारी बॉडी में असर होता है। जो सोचते हैं और जैसा एटमोस्फियर है वैसा एटमोस्फियर आपकी बॉडी में खड़ा हो जाता है। आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, जैसे कि कोई किसी की शादी है, ये सोचने की बात, तरंग जो हमारे होते हैं सोचने के, सोचने की प्रक्रिया होती है, उस सोचने की प्रक्रिया में भी दवाइयां जाती है, इसकी असर होती है। आपको बताओ कि शादी ब्याह अगर हो और वहां पर दूल्हा राजा और उसके परिवार वाले सब, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार उस समय आपके दिल में एक ऐसा कैसा माहौल हो जाता है, अरे भाई हम भी ऐसे ऐसे कर देते कि नहीं करते, ऐसा हो जाता है, हमारी थनगनाहट भी हो जाती है। अगर ये माहौल में अगर आपको ये हो सकता है, दूसरा माहौल आपको बताओ, जब आपकी आपकी बेटी की विदाई होती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार, उस समय आप हंस नहीं सकते, आप आनंद नहीं ले सकते, आप उस समय उस वातावरण में आ जाते हैं, जो करुण वातावरण में आ जाते हैं। वैसे ही अगर कोई मर जाता है हमारे गांव में, ऐसे ऐसे उठते हैं, ऐसे हाय हाय करके करते हैं ना सब, तो उस समय आप रो जाते हैं। तो और हंसी मजाक में जब आप फिल्म देखते हैं तो उस समय प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा एटमोस्फियर मिलेगा, जैसा देखने को मिलेगा, जैसा सोचने को मिलेगा, वैसा आपका बॉडी उस पर असर करेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कैंसर एक तुच्छ है, मैं हरा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस उसमें नहीं ला सकते हम। ये कॉन्फिडेंस लाने का बेसिक काम करना है, पहले उसको उनमें से डर डर निकाल ही देना है। एक आम रोग की तरह कैंसर को लेना, लोगों को समझाना है। और आजकल दूसरे स्टेज तक का कैंसर डेफिनेटली कंप्लीट हो सकता है आदमी, ये पक्की बात है। अगर विल पावर ज्यादा है तो 4 स्टेज पर है तो भी आदमी उसको हरा सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल। और मैं तो यही मानता हूं सविता बहन, पीयूष भाई, चौधरी साहब, हमको ईश्वर ने 36,500 दिन का वीजा दिया है इस पृथ्वी पर रहने का, 36,500 दिन का ही वीजा दिया है। अगर मान लीजिए कि मुझे 52 में मेरे 55 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं, ये साल 56वां साल मुझे लगेगा। अगर मान लीजिए कि मुझे अभी कैंसर होता है, तो मैंने 20,000 दिन तो ऑलरेडी निकाल दिए हैं, बाकी के जो दिन हैं उनमें कैसे अच्छे जिया जाए वही देखना है ना। अगर मान लीजिए कि उसमें भी 4-5 हजार दिन मिल जाते हैं तो क्या है, हमको कहीं 36,500 पूरा तो करने वाले नहीं है, अरे करेंगे तो भी क्या है, और तो करने में 50, 20, 100, 150 साल, 200 साल तो जीने वाले है ही नहीं। वो पेशेंट को हमें ये बताना है कि अगर तुझे कैंसर है तो 36,500 दिन का ही सबका वीजा होता है, आपका भी है, लेकिन आपका थोड़ा ये करना है, एक ऐसे उनको पॉजिटिव थिंकिंग और ले जाना है, जो भी जीना है अच्छे जीना है, ये बात उन तक ले जानी है। तो उसका मतलब उसको ऐसा काउंसलिंग करने की आवश्यकता है सबसे पहले। तो उसके लिए परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। मुझे आज आनंद हो रहा है कि पीयूष भाई का जो परिवार है ना, मैं उनके सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पीयूष भाई का खुद का इनमें इन्वॉल्वमेंट और उनके फैमिली का जो खरेखर वो सपोर्ट था ना, वो मैं आज भी कहीं पर देख लोगों को बताता हूं कि उनका फैमिली, नीलेश भाई के उनके ब्रदर को कैसे सपोर्ट किया था, कैसे उनका फैमिली उनके पास था और कैसे उसको हूंफ दी थी, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे अगर हर परिवार में होता है ना, तो मैं मानता हूं कि आदमी का 50% दुख तो वहीं पर खत्म हो जाता है। और आजकल क्या होता है, जब जब आपके संपर्क में आए कोई दर्दी, तो उसके पेशेंट को खबर निकालने के लिए, उसको मिलने के लिए सब आते हैं। जो आदमी 4 चौपड़ी, 5 चौपड़ी, 7 चौपड़ी, 12वीं में 10-50% आए हैं, मेडिकल लाइन की बात ही नहीं होती है, वो वहां जाके क्या पेशेंट के पास जाता है, एक्सरे देखता है, अरे यार ऐसा तो हमारे जंती भाई को भी था, वो साले 6 महीने में एक्सपायर हो गए। उनके सामने ही ऐसे बताते हैं। जिनको पास होने में 35% भी नहीं आते, वो पूरा डॉक्टर बन जाता है वहां पर। अरे भाई निकालो उसको,
नेगेटिव आदमी को उनके पास लाइए ही नहीं उसको। क्या जानता है वो डॉक्टर कितना खर्चा करते हैं, इतने साल का सेक्रीफाइस करते हैं, 5-7 साल पढ़ते हैं, तभी उनको पता नहीं चलता। और तू कौन सी खेत की मूली है भाई कि 3 अक्षर देखकर ऐसा बता रहा है कि भाई वो आदमी को मार डालता है। और आदमी को ऐसे काल्पनिक डरों से दूर रखे, कैंसर के दर्दी को। तो मैं ये मानता हूं कि उनको जल्दी उनको मतलब बाहर निकालने में हम अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ये जो प्रोग्राम करते हैं ना, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कैंसर कथा में तो कौन आएगा, कौन आएगा कैंसर कथा में। अगर भागवत कथा शिव कथा है तो कोई आ सकता है, ऐसे कौन आएगा। तो हम थोड़ा गम्मत भी करते हैं, रमूज भी करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा लगता है। तो देखिए, कोई भी आदमी को, जो दुखी आदमी, उसका दुख हम ले नहीं सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, उसकी पीड़ा हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो कर क्या सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि उसकी पीड़ा जो है, उस पीड़ा में से उन आदमी को प्रसन्नता की ओर कैसे हम ले आए, उसको प्रसन्न कैसे रख सके, ये बात पक्की करनी है हमें। वो अगर पेशेंट अगर प्रसन्न रहा ना, कोई भी पेशेंट, मेरे पास बहुत सारे ऐसे, मैं अहमदाबाद में 2-3 केस ऐसे हैं कि जो आंखें चली गई आदमी की। शायद आप लोग जानते होंगे धीरेन्द्र जी को। वो बैंक, रिजर्व बैंक में मैनेजर है, जनरल मैनेजर अहमदाबाद में। और उनकी कैंसर हुआ, 4 स्टेज का कैंसर, आंखें चली गई, मतलब अंधापा उसका आ गया। उसके बाद पढ़ा, उसकी ब्रेल लिपि पढ़ा। आज भी वो सर्विस का, आज भी उस पर कॉन्फिडेंस के साथ पूरी जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल लोगों को ले जाना चाहिए, लोगों को इस बात को अवेयर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आज सर्वाइकल कैंसर में ज्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन वायरस की इफेक्ट से जो किशोरियों को जो सर्वाइकल कैंसर की भोग बनती है, उन लोगों को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप एक संकल्प करें। हम तो रोज जाते, रोज कहते, लेकिन आप भी अपने आसपास, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसके घर अगर 9 से 15 साल तक की जो किशोरी है, लड़की है, उनको कंपलसरी एचपीवी के सामने जो उसके वैक्सीन है ना, वो दिला दीजिए। उसके 3 डोज होते हैं, वो दिला दीजिए बस। तो उनको आने वाले दिनों में उनको कैंसर से भय मुक्त हो जाएंगे। और 40-45 साल के ऊपर की जो माता बहनों हैं, उसको मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज, आपको कुछ भी, कोई सिस्टम भी ना हो, कोई सिम्टम्स ना हो, तो भी आप 45 साल के बाद, आप हर 2 साल के बाद पैप टेस्ट अवश्य करवाएं। हर 3 साल के बाद मेमोग्राफी टेस्ट अवश्य कराएं। क्यों नहीं कराएं। अपने बर्थडे होता है, अपने कोई सेलिब्रेशन करता है, वैसे ही हम खर्च कर देते हैं। और हमारे गुजरात में तो ये फ्री में होता है, कोई जाता नहीं। मैंने ये, मुझे एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने लाली, पाटीदार गांव है यहाँ पर असलाली के बाद बाजू में, वहां पाटीदार समाज ने कैंसर कथा का आयोजन किया था स्नेह मिलन के दौरान। आपको आश्चर्य होगा, तो उस दिन जब ये पैप टेस्ट के बारे में बात थी ना, तो दूसरे दिन ट्रैक्टर लेके, खेतों में तो क्या होता है, खेत में ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में सब महिलाएं बैठ के, 35 महिलाएं जाई गई सिविल हॉस्पिटल में, और वहां पर पैप टेस्ट के लिए उन्होंने रजिस्टर करवाया। इफेक्ट तो आता ही है। आजकल संकोच अनुभूति करते हैं हर महिला। जैसे अपने अपने शरीर का तो निरीक्षण करना चाहिए ना। स्तन कैंसर में ज्यादातर एक राई के दाने की, जैसे भी आपको अगर कहीं गांठ होती है, तो आप इसे इग्नोर मत करिए, कम से कम बताइए डॉक्टर को। वैसे गांठ 4 प्रकार की होती है, थायराइड की होती है, टीबी की होती है, पानी चर्बी की होती है, और कैंसर की। हर गांठ कैंसर नहीं है, लेकिन उनको बताना बहुत जरूरी है। आगे कोई बड़ा स्वरूप लाए, इससे पहले कि हम डॉक्टर के पास उसके सलाह मशवरा करके आगे का जो भी रिपोर्ट कराना वो कराए। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये पक्की बात लोगों को करानी। आप अगर ध्यान रखेंगे, मैं ये नहीं मानता हूं कि कैंसर तो सब लोगों को हो सकता, वनस्पति से लेकर पशु पक्षी से लेकर इंसान से लेकर सबको कैंसर हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कैंसर उन लोगों को ज्यादा हैरान करता है जो लोग नेगेटिव हैं। और कैंसर क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे तंबाकू धूम्रपान का व्यसन है, अल्कोहल का व्यसन है, कुछ जीनेटिक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, ये सब रीजन है इसके पीछे। लेकिन इससे भी आगे बहुत खतरनाक रीजन ये है कि आदमी लगातार झूठ बोलता है ना, उसको भी कैंसर हो सकता है। क्योंकि जब यह आदमी झूठ बोलता है, तब उसको डिफेंस मैकेनिज्म का ज्यादा यूज करना पड़ता है।
और बॉडी पूरा हिलचाल हो जाता है उस समय। आप अनुभूति करिए, आप देखिए। अगर आप एक झूठ बोलते हैं, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ का तैयार रखना पड़ता है आपको, और याद तो नहीं रहता है। अगर आप 5 झूठ कुछ बोले, 5 साल के बाद अगर आपको वही बात आएगी तो आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने सच बोला है तो 5 साल नहीं, 50 साल के बाद अगर वो कहेगा तो भी आप कहेंगे नहीं वो बात सही है। तब तक और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, तब तक आपके मन में एक काल्पनिक डर रहता है, और उस काल्पनिक डर के हिसाब से आपकी पूरी बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट होता है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, अगर आपको ज्यादा झूठ बोलने की, किसी को भी मतलब ज्यादा झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, वो कम कर दीजिए, तो आपकी बॉडी में इसका इफेक्ट रहेगा और आप बिल्कुल हल्का फूल हो जाएंगे। किसी प्रकार का आपका मतलब लगेगा ही नहीं है, जिंदगी जीने का बहुत मजा आएगा। ये कैंसर होने के पीछे और ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी उतना ही जिम्मेदार है। स्ट्रेस ज्यादा इंसान पर रहता है, कमाई का जो भी है। और लोगों को ये बताने के ना भूतो न भविष्य का बताइए, ना भूतकाल का बताइए, वर्तमान में जिए, यही बात लोगों तक ले जानी है। आज के दिन को जी लीजिए, जैसा भी आज का दिन जी लीजिए, चाहे चौथे स्टेज पर हो, नहीं हो जो भी हो, जीना चाहिए बस जिंदगी को। 36,500 दिन का वीजा मिला है, अच्छी तरह से जीना चाहिए। आप सब लोग तो सबको मतलब ये वातावरण में ला रहे हैं, सबको दुख से दूर कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अभिनंदन है, आपको शुभेच्छाएं हैं। और ये लोग आप लोगों तक ये बात ले जाइए। जैसे लोगों को ये मालूम है कि ये जो जड़बे का जो कैंसर होता है ना, ये भी बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये हम जो ब्रश करते हैं ना, ब्रश, उसमें कभी कभी हमको खून भी निकलता है। शायद आप, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। और एक डहापन की डांट आती है, डांट अंदर, वो बिन जरूरी डांट जिसको बोलते हैं, वो लोग निकालते नहीं है। अगर ये डांट रही और ऊपर की डांट के बीच में चमड़ी अगर बीच में पिसती है, तो ये ज्यादा पिसने से वहां पर भी कैंसर हो सकता है। चाहे आप तंबाकू खाए, चाहे सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना के, तो भी हो सकती है। ऐसी कोई दिक्कत है, दो दांतों के बीच अगर आपकी चमड़ी चबाती है, तो प्लीज आप डेंटिस्ट का संपर्क करें। दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं, माइक्रोफोन माइक पर ज्यादा बोलते हैं, तो अन्न नली गले की जो है, लोगों को बार बार आवाज बैठ जाती है। मान लीजिए कि कुछ मीठा खाया, कुछ डांस वांस किया, धूल वगैरह कचरा बचरा उड़ा, तो आपको अगर आवाज बैठ जाता है ठीक है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आवाज बार बार बैठ जाती है, तो भी आपके स्वर पेटी का कैंसर का ही सिम्टम्स है। अगर आप भाजी पाव तले तीखे, बहुत बहुत तीखे, मतलब ऐसा खुराक खाते हैं तो आपको मतलब डायरिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप खिचड़ी और दूध खाते हैं तो भी अगर आपको डायरिया हो जाता है बार बार, तो ये आपके आंतरडाकार कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपके तल और मस्से में ज्यादा फेरफार अगर होते हैं, बार बार हर हार्मोन जैसे हमारे 18 दिन के बाद चेंज होते हैं, 21 दिन 18 दिन के बीच, तो वो अगर चेंजेस हो जाए तो भी आपको बताना है। ये सब सिम्टम्स है, ये अगर इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपको तीसरे चौथे पर स्टेज पर आपको कैंसर की जानकारी हो। तो ये बात है। लोगों को अवेयर करने के लिए सबसे पहले तो ये कि लोगों को ये बताओ कि भाई, रोग है ना, रोग डिसीज है, वो शरीर का धर्म है। इन शॉर्ट, रोग शरीर का धर्म होगा और मृत्यु जीवन का धर्म है। रोग शरीर का धर्म है और मृत्यु जीवन का धर्म। बस ये बात लोगों को बताते रहिए, लोगों को इसमें बाहर लाइए, और लोगों को ऐसा काउंसलिंग करें जैसे उसको ऐसे जीने की तमन्ना हो, जीने की इच्छा हो, और ये कैंसर के डर से दूर रहे। मैंने तो पिछली बार सरकार को भी डिबेट में भी कहा था कि कैंसर, एक आदमी अगर एक आपको पॉकेट चुराता है, आप एक चोर अगर आपका पॉकेट चुराता है, तो उनको तिहाड़ जेल में रखने का, और जो बैंक रॉबरी है, बैंक पूरी लूटी है, उनको भी तिहाड़ जेल में रखने का। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने आपका पॉकेट चुराया है, उनको पुलिस स्टेशन में 2 डंडे मार के उसको पॉकेट वापस करके दे देना चाहिए। और जो बैंक चोरी की है, उनको तिहाड़ जेल में रखो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर में ऐसा होता है। कैंसर में क्या, पहले स्टेज का कैंसर जो होता है, उनको इतनी ही चिंता होती है जितनी चौथे स्टेज के कैंसर के दर्दी को होती है, जो नहीं होनी चाहिए।
कैंसर शब्द सुनते ही जो जमीन नीचे पांव सरकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कैंसर मतलब देखो तो सही, अभी कौन से स्टेज पर है। पहले स्टेज पर है तो उनको आप ऐसे ही डर ही जा, आदमी मर जाता है, सोचने से ही मर जाता है, पहले से ही मर जाता है। इसमें से बाहर लाना है लोगों को। तो मैंने तो इसका नाम बदल दीजिए, पहले दूसरे और तीसरे स्टेज के कैंसर का नाम ही बदल दीजिए, कैंसर शब्द लाइए नहीं उसमें। सिर्फ चौथे स्टेज के कैंसर पर रखिए आप। चौथे स्टेज के कैंसर पर जो दर्दी है उनको ही बताए कि उसको कैंसर है, बाकी के तीन को और कोई भी नाम दे दो। उनको अलग नाम देगा तो वो आदमी के दिमाग में वो कैंसर का डर दूर हो जाएगा। मेरी संदेश टीवी से डिबेट में गुजरात सरकार को मैंने WHO को ये लिखने के लिए बोला है। आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए आपकी? सुरेश जी का नेटवर्क, हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं। हाँ, नेटवर्क इशू है। अगर हाँ। आगे आगे वापस, हाँ। हाँ आ से, गए? हाँ अभी अभी आ रही है आपकी आवाज। हम सोचने चले गए थे, आपकी बात से एग्री कर रहे थे। हाँ, तो मैं ये मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पहले दूसरे स्टेज के दर्द, भले ही कैंसर हो, नो डाउट, उसको ब्रैकेट में रखिए, होने वाला है या शुरुआती है अभी, तो ऐसा कुछ करके उनको साइकोलॉजिकली तैयार रखना है। हुआ है ऐसा नहीं बताना है, या फिर ये है ऐसा नहीं करना है। पहले स्टेज पर दूसरे स्टेज निकाल दो, उसका कैंसर का शब्द निकाल दो, मैं तो ये बोलता हूं। तभी जाकर उनको डर नहीं रहेगा। नहीं तो पॉकेट मार और बैंक रॉबरी दोनों की एक स्थिति हो जाएगी। चौथे स्टेज के कैंसर थोड़ा चिंता बहुत हो सकते हैं, वैसे हम बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसको होता है वो टेंशन करता 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 है। लेकिन पहले दूसरे स्टेज पर अगर है तो आदमी जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करेगा, लोगों से मिलेगा, काउंसलिंग करेगा, दवाई लेगा, सब कुछ करेगा। तो प्रो कैन प्री कैन वीरी कैन जो भी आपको नाम देना दीजिए, लेकिन कैंसर शब्द उसके लिए इस्तेमाल न करें, ताकि उनका साइकोलॉजिकली फिटनेस बरकरार रहे। मैं आपको लगता है कि ये पहले दूसरे स्टेज पर कैंसर का नाम अलग होना चाहिए, ताकि कंपैरिजन इंसान का। जी, कंपैरिजन तो नहीं है बिल्कुल, पहले और चौथे का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। हर हर कैटेगरी अलग है, सबके ट्रीटमेंट अलग है। हाँ। जी। मुझे ऐसा लगता है सुरेश जी कि नाम बदलने से अच्छा अगर हम उनको अवेयर करें कि ये जैसे आप बता रहे हैं कि भाई भले कैंसर है तो ये भी एक बीमारी है, जैसे सर्दी खांसी वैसे कैंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सही बात है। टाइम पे इलाज कराओगे तो ये मतलब जल्दी ठीक हो सकता है। मतलब वो लोग, हाँ, जैसे आपने बोला, हम मैं भी अग्री करता हूँ कि लोग इतना डर जाता है, अरे मर गया। दिलीप कुमार का पिक्चर देखते, ये पिक्चर देखते, राजेश खन्ना का, वो वही दिमाग में आता है कि ये तो अभी गया। तो ऐसा नहीं है कि ये तो मतलब बीमारी है, आराम से लो, ठीक से अपना टाइट ट्रीटमेंट कराओ। सब हजारों लोग जी रहे हैं आज मेरे जैसे, स्टेज 4 वाले भी जी रहे हैं, तो उसमें मैं जी सकता तो तुम लोग क्यों नहीं जी सकते? मतलब क्या क्या मुझे देख के कोई बोलेगा? नहीं बोल सकता। ऐसे ही आप मतलब कल ही अवेयरनेस बढ़ाने से बहुत फर्क पड़ता है, ये अग्री करता हूँ मैं। सही बात है। तो ये और अगर किसी को अगर इंफॉर्मेशन दे तब भी उस बात को एक कहना चाहिए कि भाई कैंसर भी शुरुआत होने की संभावनाएं हैं, ऐसा करके कुछ भी करके वहां से ही शुरुआत होनी चाहिए। डॉक्टर के वहां से ही ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि उनका मतलब एक मनोबल मजबूत रहे। ये बात है। और आपको तो बहुत मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ सर जी, मेहुल भाई, कि आप तो बहुत बड़े मतलब मिसाल है ना। आप तो एक एग्जाम्पल है, सबके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ताकि सही बात है, क्योंकि आदमी जब दूसरे को देखता है तो उसका और भी टेम्पो बढ़ जाता है ना। तो ये आप हमारे एक दोस्त थे, वो भी आपके जैसे मतलब ऐसे तो लोगों को अवेयर, आपने कहा कि भाई लोगों को अवेयरनेस बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली लोग, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये बात आ रही है। और अब साइकोलॉजी साइकेट्री भी इसके पीछे काम कर रहे हैं। हमारे लोगों में भी क्या है कि गांव में ज्यादातर, वैसे कैंसर तो हर जगह पर होता है, पहले तो तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं रजिस्टर्ड होता था। अभी तो हर एक सोसाइटी में तीन तीन चार चार कैंसर हो रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कैंसर के दर्दी जो होते हैं ना, ये डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको उनकी जो पीड़ा होती है ना, वो उनकी उनके मुंह और आवाज से, उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चल जाए। हम जब कभी कभी जाते हैं सिविल अस्पताल में लोगों को मिलने के लिए, तब वे मतलब बेड पर बैठे हुए
उनकी भाषा हम समझ जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि वफा मांगोगे तो वफा देने के लिए तैयार हूं, वफा मांगोगे तो वफा देने के लिए तैयार हूं, अगर काटना चाहोगे तो कातर यानी कि सीजर बनने के लिए तैयार हूं। वफा मांगो तो वफा देने के लिए तैयार हूं, काटना चाहो तो सीजर बनने के लिए तैयार हूं। ये कैंसर के दर्द से इतना पीड़ित हो गया हूं मैं, एक कैंसर के दर्द से इतना पीड़ित हो गया हूं मैं कि अगर ईश्वर रिश्वत मांगे ने तो रिश्वत देने के लिए भी तैयार हूं, अगर मौत दे तो। ऐसी लोगों की पीड़ा होती है। और ये हमारा ग्रुप है, इसलिए ये डराने की बात नहीं है, लेकिन सही में उस दर्द में से बाहर लाने का आप जो कार्य कर रहे हैं, लोगों का काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपको सैल्यूट के पात्र है आप सब। तो मैं यही मानता हूं कि लोगों को दूर दुख तो दूर पार्टिसिपेट तो नहीं हो सकते, लेकिन उन लोगों को प्रसन्न रखने का हम ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, खास करके मैं ये जो 2-2.5 घंटे के जैसे स्कूल में भी प्रोग्राम करते हैं हम, आधे घंटे जैसे जैसे मतलब जो भी समय का पालन होता है वैसे 1 घंटे का भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो शेर शायरी वगैरह मतलब लेते हैं इसमें, वो सिर्फ लोगों को पकड़े रखने के लिए लेते हैं। अदरवाइज टू द पॉइंट हम बात करेंगे तो ये 1 घंटे तक लोग सुन सकते हैं, बाद में कोई सुनेगा नहीं। इसलिए हम ये सब करते हैं। और आपके समाज में भी अगर कोई 50-100 आदमी, 200 आदमी, 1,000 आदमी, जो भी कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी अगर 1 घंटा निकाल दे तो उसका कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, कैंसर के पेप टेस्ट के बारे में, मेमोग्राफी टेस्ट के बारे में, एचपीवी वैक्सीन के बारे में, ये सब लोगों को जानकारी हम देते रहेंगे। तो ऐसा कोई अगर आप आयोजन करो तो भी आप बोलना, कोई भी कहीं भी हो तो। और खास करके इसका कोई चार्ज तो है नहीं। और हमारे आप चाहे जो भी मतलब संप्रदाय में मानते हो, मैं इसका मेरा वो नहीं है, लेकिन हमारे एक थे जो सेवा करने का असल संतोष जो मिलता है ना, प्योर सेटिस्फेक्शन अगर आपको चाहिए सेवा करने का, तो हमारे पांडुरंग शास्त्री ने कहा था कि टिफिन, टिकट और टाइम, अगर ये 3 टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं आप खुद का, तो ही आप अगर सच्ची सेवा कर सकते हैं। टिफिन, टिकट और टाइम, अगर ये 3 टाइम दे सकते हैं, आप घर का खाना खाते हैं और टिकट भी आपकी, किराया भी आपका, तभी आप सच्ची सेवा कर सकते हैं। तो इसका कोई चार्ज नहीं है, आप कहीं भी, हाँ एडवांस बताना जरूरी है कि भाई ये प्रोग्राम करना है, तो आप 2-4 1 वीक के पहले आप बता देंगे तो हम वहां पर प्रोग्राम करेंगे। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे? हम शेर शायरी की जब अरे बात करते हैं ना, बिल्कुल। तो लोगों को जैसे तंबाकू खाते हैं लोगों को, तो हम गुजराती में वो शायरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे गुजराती को थोड़ा ट्रांसलेट कर, कि तंबाकू पहले खाते हैं, दूसरा लेने पे ले ले ऐसे करके देते हैं, ऐसा प्रैक्टिस होता है हर पार्लर पर। तो नयन से नयन मिले और प्यार हो गया, नयन से नयन मिले और प्यार हो गया, दिल से दिल की दूरी कम हो गई, नयन से नयन मिले प्यार हो गया, दिल के दिल की दूरी कम हो गई, हम तो जी रहे थे एकदम सरल जिंदगी, हम तो जी रहे थे एकदम सरल जिंदगी, आप मेरी जिंदगी में आए और जिंदगी की दशा बिगाड़ दी। ये सस्पेंस शायरी है, लास्ट वर्ड में पूरी तरह से सस्पेंस खुल जाता है। ऐसे तंबाकू हमारे जीवन में आती है, कोई व्यसन हमारे जीवन में आता है, तब हमारी जिंदगी की दशा बिगड़ जाती है। ऐसा मतलब हमारे गुजराती लैंग्वेज में हम सबको बताते हैं। लेकिन खास करके मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, मैं कोई मेडिकल लाइन से, फार्मा लाइन से जुड़ा नहीं हूं। हाँ, मेरे सन इन लॉ जो है वो गायनेक है, एमएस गायनेक है, और मेरी डॉटर भी मेडिकल ऑफिसर है उन्हीं हॉस्पिटल में, और आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। उनसे मैं कभी कभी सलाह मशवरा कर लेता हूँ इसके बारे में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आजकल देखिए, ये है ना, ये संकोच अनुभव की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात मैं आपको कर रहा हूं कि आज से 10 साल पहले आईवीएफ सेंटर की संख्या कितनी थी? आपके एरिया में देख लीजिए, बहुत कम थी, बहुत जूझ थी। आज सिटी एरिया में आईवीएफ सेंटर की संख्या 50 गुना बढ़ गई है। क्या रीजन है इसका? और खास करके गुजरात में मैं आपको बता रहा हूं,
उसका रीजन तो आप सब मानते जानते ही है कि शुक्र कोश जो हमारे होते हैं वो तंबाकू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसकी समृद्धता जो होती है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके लिए जो बच्चा नहीं होने का जो प्रॉब्लम होता है ना, बच्चा नहीं रहने का जो प्रॉब्लम, उसके लिए हम जिम्मेदार औरत को ठहराते हैं, बहू को ठहराते हैं। ये गलत बात है। 95 मोर देन 90% पुरुष जिम्मेदार है। आप देख लेना। ये आईवीएफ सेंटर बढ़ने का कारण, ये है नपुंसकता बढ़ने का कारण। आजकल देखिए नपुंसक आप रोड पर जाइए, ये आयुर्वेदिक दवा का स्टॉल लगा के बैठे होते, तंबू लगा के। आपने मैंने तो ऑब्जर्वेशन किया है, हमने कई बार रेड भी निकाली पाड़ी है वहां पर जाके। वो लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो लोग नपुंसकता का प्रश्न, अगर आप 20 साल से तंबाकू खाते हैं, 15 साल के बाद बचपन से अगर तंबाकू खाते हैं, तो मैक्सिमम 45 के बाद 50 के आसपास नपुंसकता का ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रश्न हैरान करता है। और वो लोग किसको कहेंगे? माँ बाप को कहेंगे, पत्नी को कहेंगे, फ्रेंड को कहेंगे, किसको कहेंगे? वो सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास, और वो आयुर्वेदिक जो करते हैं उनके पीछे रात को अंधेरे में गाड़ी वहां पर पार्क करके वहां दवाई लेने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आपके अहमदाबाद सिटी की मैं बात करता हूं। अहमदाबाद सिटी में कोई भी शौचालय में जाइए, वहां पर जो सेक्सोलॉजिस्ट का बोर्ड होता है, 2-3 बैनर ही होते हैं। क्या अहमदाबाद में 2-3 ही सेक्सोलॉजिस्ट है? नहीं, अहमदाबाद में 300 से ज्यादा सेक्सोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से भी ज्यादा कमाते हैं। ये बहुत गंभीरता गंभीरता वाली बात है। कार्डियोलॉजिस्ट से ज्यादा सेक्सोलॉजिस्ट कमाते हैं आजकल, क्योंकि तंबाकू की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं, और कई गुप्त रोग हो रहे हैं। और तंबाकू में 4000 के प्रकार के जो कीटा मतलब जहरीले पदार्थ आते हैं ना, उनमें से 43 टाइप कैसे हैं जो सीधा आपको कैंसर कर सकता है। बाकी के 4943 जो होते हैं, 47, उनमें से डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैंग्रीन और कुछ भी हो सकता है। और आजकल देखिए, हमें आजादी मिली, रोग तो होने वाला है, ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। हमें आजादी मिली 1947 में। उस समय हमारी सरेराश जो आयु थी वो 37-36 ईयर की थी। अगर आप एवरेज 36 ईयर जीते हैं, 60 साल तक जीते हैं, तो शायद कैंसर नहीं हो सकता आपको। लेकिन अगर आपका आज का 68 साल का हो गया है, आज का सरेराश जो हमारी आयु है वो 68 साल की हो गई है। अब ज्यादा जीना है तो रोगों का खतरा भी तो रहेगा कि नहीं रहेगा? जब रोगों का खतरा रहता है, वैसे आपके विकेट तो पड़ जाने वाली थी 55-60 में, लेकिन आप 80-85 पर जाते हैं, तो बाकी के जो 25 साल का आपको बोनस दिया ईश्वर ने, वो क्यों वो मिला है? हमारे आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से हमको, ये दर्दी को ये बात बताना है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके संपर्क में जो भी दर्दी आए, जो भी रिलेटिव आए, जो पेशेंट है, उनको ये बात बताओ कि आज से 70-75 साल पहले हमारा सरेराश आयु था वो 36 ईयर का था, इसलिए रोग होने वाले थे, इससे पहले तो मर जाते थे। लेकिन अब आपका आयु 68, यानी कि आप 85 तक भी जी सकते हो, 90 तक भी जी सकते हो। तो उसका वजह यह है कि हमारी मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है। तो कैंसर के इलाज के लिए आपको आजकल जो भी थेरापी है, टारगेटेड थेरापी है, जो पहले तो अपने कोष को नुकसान करता था, पहले वॉमिट हो जाती थी, बाल निकल जाते थे, इसमें भी काफी कम हो रहे हैं। टारगेटेड केमोथेरापी जो है आजकल आशीर्वाद रूप है, उसमें और साइड इफेक्ट बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। ये लोगों को समझाइए। तो ज्यादा जीना है, अच्छा जीना है, तंदुरुस्त जीना है, इसलिए आपको ये दवा करनी है, ये लोगों को बताना है। क्योंकि सरेराश आयु हमारा 68 साल का हो गया है। ज्यादा जीना चाहते हैं तो ये करो। और दवाई को दवाई मत लो, दवाई को दवाई के रूप में मत लो, दवाई को खुराक के रूप में लो। खजूर खाते हो तो एक गोली भी आपकी खजूर है, ऐसा मानो, ऐसा मानो। दवाई को दवाई शब्द ही मत लो, ये लो, ये खुराक ले लो आपका, ऐसा कहो उसको, ताकि उनको उनके साथ जीना है। दवाई से 100 साल तक जी सकते हैं, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। वैसे हमारी साक्षी भाव से जीना चाहोगे तो भी जी सकते हो। ये पिंडे से ब्रह्मांड हमने बात की ना, हमारी शरीर के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, हमको पता नहीं, ये बात अलग है। हम जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ।
हमारे अंदर इतनी ताकत, बिना दवाई भी आप अच्छे हो सकते हैं, ऐसा भी है, लेकिन जानते नहीं उसका रास्ता हम। और तीसरी बात आपको एक खास कहना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन। जैसे एलोपैथी दवाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे गांव में वो है, वो दवाई आयुर्वेदिक देता है, तो उससे जल्दी हो जाएगा, आप चौथे स्टेज पे मतलब जो भी है। तो ये लोगों को ये बात बताए कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और पहले दूसरे स्टेज में है, तो कृपा करके आयुर्वेद के पास मत जाइए अभी। पहले अच्छे हो जाइए एलोपैथी के रास्ते में। पहले एलोपैथी ले लीजिए, आप एलोपैथी दवाई या फिर ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद अगर आपको अनुकूल है तो जाइए, या फिर आप चौथे स्टेज में जहां कोई संभावना ही नहीं है, वहां पर ये दवा करिए, ताकि आपको थोड़ा राहत मिल जाए। बाकी शुरुआती तौर पर ये रास्ता, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है पेशेंट के लिए। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि एलोपैथी पर कम विश्वास रखते हैं और वहां पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट परिणाम आता है। तो प्लीज, आपके संपर्क में अगर आपको ये ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई पूछे कि भाई मुझे कैंसर में क्या करूं, आयुर्वेदिक के पास जाऊं या, तो आप स्पष्ट कहें कि अगर पहले दूसरे स्टेज का कैंसर है तो आप प्लीज एलोपैथी दवा करिए, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, उनके सलाह मशवरा ले, दूसरा ओपिनियन पे ले लीजिए, जरूर पड़े तो ये सब बारे। और डॉक्टर को भगवान के रूप में देखो। हर डॉक्टर ऐसा नहीं है। 98% डॉक्टर परफेक्ट होते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि मेरा दर्दी अच्छा होना चाहिए, हो जाना, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने भगवान के कार्यों को बदलते हुए कभी देखा नहीं है। मैंने ईश्वर के कार्यों को बदलते हुए कभी देखा नहीं है, और इन आंख के आंसुओं को वापस जाते हुए मैंने कभी देखे नहीं है। मैंने प्रभु के कार्यों को बदलते हुए देखे नहीं है, इन आंख के आंसुओं को वापस जाते हुए देखे नहीं है। देखे हैं खिलते सितारे को, देखे हैं गिरते हुए सितारों को, लेकिन चांद सूरज को गिरते हुए मैंने कभी देखा नहीं है कलाकार, है कलाकार, और वो भी बदल रहे हैं आज। है कलाकार और वो भी बदल रहे हैं आज, लेकिन संगीत के उन सुरों को मैंने बदलते हुए कभी देखा नहीं है। साधनाएं भरपूर की नजीर विश्व में, साधनाएं भरपूर की नजीर विश्व में, मगर इंसान को भगवान होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। नजीर साहब की बात सही है कि ईश्वर तो प्रभु बन नहीं सकता, ईश्वर भगवान नहीं बन, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, मनुष्य कतई भगवान नहीं बन सकता, लेकिन लेकिन भगवान तो मनुष्य बन सकते हैं ना। तो ये डॉक्टर है ना कहीं आपके लिए प्रभु के रूप में होते हैं। अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे श्रमिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे कवि, अच्छे साहित्यकार, अच्छे जो भी फील्ड में काम करते हैं, वहां पर जो अच्छा है ना, शायद ईश्वर है। इतना सुन लो, इतना समझ लो। तो ईश्वर कौन से रूप में आ जाएगा? कहीं भी आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। पहचानने की हिम्मत आपकी होनी चाहिए। तो ईश्वर इंसान बन सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंस करके आपको अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकता है। इसलिए ईश्वर, उसके शब्द को मंत्र मानो, क्योंकि डॉक्टर के शब्द में सच्चाई भरपूर होती है। वो बात जानता है क्या गंभीरता है, हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए उनके शब्दों को मंत्र के रूप में मानिए और मंत्र के रूप में स्वीकार करे और आगे बढ़े, ट्रीटमेंट कराओ, डरे मत। डर गया वो मर गया, और अगर नहीं डरा तो जिंदगी पार हो गया। बताइए, बात सही है कि गलत? बहुत मैं सतत बोलता रहूंगा तो। नहीं नहीं, सटीक 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 बातें बोलते हैं आप। और ये बात बिल्कुल सही है कि मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि जो मेरे डॉक्टर थे वो भगवान का ही एक रूप थे। मतलब उनके लिए हम्म। जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो कभी कम नहीं हुआ। और हम लोग अपने बाकी सुनने वालों को भी इनवाइट करेंगे आज का सेशन उन्हें कैसे लगा, और आपके लिए आपसे वो कुछ कहना चाहेंगे या अपनी कोई चीज़ उनमें ट्रिगर हुई हो, कुछ चीज़ उनके एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, तो वी विल कीप इट ओपन फॉर अवर ऑडियंस। आप यू कैन रेज योर हैंड्स एंड मैं आप लोगों को देन कैन इनवाइट वन बाय वन। तो कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा? मेरे भाई। और मैं तो डॉक्टर मीनाक्षी, मेजर मीनाक्षी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ मतलब, है ना, बताइए कुछ अपना व्यूज। बिकॉज आप एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेशेंट आपके दोनों व्यूज हैं, तो आप
क्या 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 कहेंगे डॉक्टर मीना? नमस्कार। अम, मैंने जो इनका ये अभी पूरा सुना तो मुझे सबसे अच्छा लगा, कीप नेगेटिविटी एट बे। उन लोगों से दूर रहो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, क्योंकि आधी बीमारी तो हमें ऑलरेडी हो रही हुई होती है। आधी वो लोग कर देते हैं जो आपको बार बार कहते हैं कि इससे तो ये तो गया, या इससे दोस्ती छोड़ दो, या अम, कोई उसको इतने परसेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई। सो नेगेटिव पीपल इस टाइम में आपके साथ नहीं होने चाहिए। दूसरा कि पेशेंट को बहुत खुश रखना जरूरी है। द मोमेंट आपने पेशेंट को खुश रखा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो जो कैंसर शब्द है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है जब उसको लगता है कि मेरे अपने या मेरे फ्रेंड्स या मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं और मैं ठीक हो जाऊंगा। वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो मुझे अच्छा लगा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप ट्राई कीजिए कि जो चीज आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम करने वाली है या फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उसको क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टबैको सिजेशन की हम लोग भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग आई थिंक सबसे पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर काउंसलिंग आपकी ठीक नहीं हुई और आपको ये सडनली रियलाइज होगा कि आपके घर में ही एक है जो टोबैको बहुत ज्यादा ले रहा है, तो कुछ एनवायरनमेंट इस तरह से रखिएगा कि घर से ही, कहते हैं ना कि घर से ही सब शुरू होता है, तो ये जो काउंसलिंग है ये घर से शुरू होनी बहुत जरूरी है। और आपने जो मेरे उसका बताया कि गांठ पड़ती है मुंह में, वो हम लोग जब नॉर्मली पेशेंट्स देखते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों का होता है कि इतने साल दांतों ने आपका काम किया है, आप इवन सर्जरी के बाद भी दांत ही यूज करते हो, चाहे वो खाने के लिए हो। एक ऐसा मुंह एक ऐसी चीज है जहां पर इमिडिएटली सर्जरी या कोई भी चीज होती है, आप इमिडिएटली 15-20 मिनट के बाद हम कहते हैं आइसक्रीम खा लेना, कुछ खा लेना। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली वहां कोई ड्राई एरिया नहीं है। सो जो गांठ का जो आपने बताया, हम सबसे पहले जो तीखे दांत होते हैं उन्हीं को राउंड ऑफ कर देते हैं कि दैट इज द प्रिकॉशन फॉर अस। और वो बहुत ही अच्छी चीज सुरेश जी आपने बताई है कि एक डेंटिस्ट के लिए हमारा फर्स्ट जो जब हम चेक करते हैं पेशेंट को, तो हमारा फर्स्ट यही होता है कि मुंह में कहीं पे साइड में जो लाइन होती है, जो दांत जब हम बंद करते हैं, एक परमानेंट लाइन हर एक के मुंह में होती है, वो गांठ तो नहीं बन गई। अगर बन रही है तो सबसे पहले दांतों को आप राउंड ऑफ करिए, ताकि प्रिकॉशन ही हो, वो कहीं फर्दर कुछ और ना डेवलप हो जाए। तो बेसिकली मेरे लिए काफी चीजें मैंने आपके इसमें चेक की हैं, कलेक्ट की हैं इनफैक्ट, जो शायद मैं अब पेशेंट्स के साथ थोड़ा और अच्छे तरीके से करूंगी। हालांकि अभी तो मेरी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं नोटिस कर रही थी कि आप नोट्स बना रहे थे। इट इट मैं इट कि मिनट्स ऑफ मीटिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, तो मैं वही चीजें देखती थी। बट इसमें आपने जो कहा कि टोबैको रिलेटेड पोल्यूशन सबसे बड़ा, जिन्होंने कभी सारी जिंदगी टोबैको नहीं खाया, उनको क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। हमारी एयर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि नॉर्मल इंसान भी जो सांस ले रहा है उसमें वो सब है जो एक नॉर्मल टोबैको में, एक सिगरेट में जो होता है, वो तो पोल्यूशन में ही इतना है। गाड़ियां इतनी चल रही हैं, एयर पोल्यूटेड है, तो उसकी वजह से भी तो कैंसर राइज पे हैं। सेकंड रीजन है मेडिसिन।
अभी ऑफ लेट जो हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सुना था कि ओवर द टेबल सर दर्द हो रहा है, पैरासिटामोल खा ली, एलर्जी हो गई, मॉन्टेर खा ली। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ मेडिसिन, इससे भी तो होता है। मैंने डॉक्टर के पास क्या जाना है, सर दर्द है, उसको क्या पता है कि कंटिन्यूअसली सर दर्द हो रहा है तो कोई रीजन तो है ना। डॉक्टर तो आपको 10 चीजें बोलेगा कि ये टेस्ट कराओ, लेट्स सी, कुछ और तो नहीं है। लेकिन पेशेंट को है कि मुझे काम भी जाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी, उसके पास 10 काम पहले हैं और उसके बाद अपनी हेल्थ है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दो, उसके बाद बाकी चीजें सोचो। तो क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, दैट शुड बी योर गोल्डन थिंग। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। आई और थिंक एक बात मैं ये भी ट्रू। इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि एंजॉय करना है लाइफ, मतलब हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। आपके पास बिल्कुल सुखाकारी है तो उसके इस्तेमाल करने के लिए हेल्थी तो होना चाहिए। जैसे कि आजकल तो इतनी सुखाकारी बढ़ गई, पहले तो वायुदेव को प्रसन्न करने की इतनी साधना करनी पड़ती थी। आजकल तो एक रिमोट दबाओ, वायुदेव प्रकट हो जाते हैं। किचन में चले जाओ तो जो जल दे पानी, ऐसे करो पानी आ जाएगा। पहले तो गांव के बाहर भरने जाना पड़ता था 2-3 किलोमीटर। अभी तो ऐसे चकली करो, पानी आ गया। रिमोट करो, वायुदेव प्रकट एसी में हो गए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम घर में, मतलब उसको एंजॉय करने के लिए, उसको भोगने के लिए भी हमारी तंदुरुस्ती तो होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। सुखाकारी को पचाने के लिए भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, ये बात सही है। और दूसरी बात में जो एडिक्शन, मेहुल भाई आप बता रहे थे ना कि आप सिगरेट पीते थे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा ये शायद आप भी मालूम हो, आपको भी मालूम होगा, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी उन लोगों को लीजिए। जैसे अगर किसी की लड़की है, छोटी बच्ची है, और अगर वो व्यसन करता है, तंबाकू खाता है, जो भी है, क्योंकि ये ओरल कैंसर तो ज्यादातर तंबाकू धूम्रपान से होते हैं, वो तो बिल्कुल बात सही है। बाकी के जो है जेनेटिक है जो भी है, लेकिन उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी देरी की तो शायद आपको ये नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर उसको ये बताओ कि भाई अगर आपको 1 साल की कीमत समझनी है तो आप किससे मिलेंगे, तो उन विद्यार्थी से मिलिए जो फाइनल एग्जाम में नापास हुआ है। उसको 1 साल की कीमत क्या है वो पता चलेगा। अगर आपको 1 महीने की कीमत समझनी है, 1 महीने की, तो 8वें महीने जन्म देने वाली उस जनेता को पूछिए। 8वें महीने पर जन्म देने वाली उस जनेता को पूछिए जिन्होंने 8वें महीने में बच्चे को जन्म दिया है कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। अगर आपको 1 वीक की कीमत समझनी है, 1 अठवाडिये की, 1 पखवाड़े की, तो किससे मिलेंगे? तो उस समाचार तंत्री को मिलिए। उस समाचार तंत्री को मिलिए जो हर 15 दिन के बाद साप्ताहिक पूर्ति निकालता है। अगर आपको 1 दिन की कीमत समझनी है, 1 दिन की, तो उस रोजमदार कामदार से पूछिए जो मजूरी का काम करता है, रोज पर काम करता है, डेली वेजिस पर काम करता है। उस मजूर से पूछिए कि 1 दिन की कीमत क्या होती है। अगर आपको 1 घंटे की कीमत समझनी है तो उन प्रेमी प्रेमिका से पूछिए, या फिर नई सगाई की है उन दोनों को पूछिए जो गार्डन में प्रतीक्षा करते हैं एक दूसरे के मिलने के लिए। उस घंटे की कीमत क्या होती है, उस प्रेमी प्रेमिका से पूछिए। अगर आपको 1 मिनट की कीमत समझनी है, 1 मिनट की, तो आप कोई भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए और वहां पर 1 मिनट से पहले गाड़ी छूट गई है उस पैसेंजर से मिलिए जो 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और अगर आपको 1 सेकंड की कीमत समझनी है तो आप उस ड्राइवर से पूछिए, ट्रक ड्राइवर से, हाईवे पर जो ऐसे करके यू करके अगर वो ट्रैक करते ऐसे किया होता तो क्या हो जाता 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड की कीमत जाननी है तो आप उस ड्राइवर से पूछिए। अगर आपको सेकंड के हजारों रुपए की कीमत समझनी है तो ओलंपिक में जो सिल्वर मेडलिस्ट है उन सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए कि सेकंड के हजारों रुपए की कीमत क्या होती है। 1 सेकंड के लेट होने से, 1 सेकंड के हजारों भाव के लेट होने से वो गोल्ड मेडल चूक जाता है। अगर आप तंबाकू धूम्रपान छोड़ने में 1 सेकंड का हजारों भाग भी लेट किया तो आपका जिंदगी का आनंद का गोल्ड मेडल छूट जाएगा। ये बात बताइए। नहीं और नहीं। जिसके घर में लड़की है, और जिसके घर में लड़की है उनको तो खास रात को सोते वक्त अपनी लड़की का मुंह देखो, अपनी बच्ची का मुंह देखो, क्योंकि उनमें उनके पत्नी का कोई रोल ही नहीं है। उसका कितना, मतलब मैंने तो कई बहुत सारी बातें ऐसी देखी है, लोगों को नजरों के सामने देखी। सिविल अस्पताल का केस है साहब, आपको मैं बताऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा। जैसे कि उसको मैंने ऐसे कि पहले पहले जब मिलते हैं लोग, गार्डन में मिलते हैं, पहली बारिश होती है, कितना आनंद, कितना उल्लास, कितना जोरदार एटमोस्फियर उस समय का। तो उस समय वो गाना है ना हमारा,
कि भीगा भीगा मौसम आया, बरसे घटा घन घोर, प्रीत का पहला नटखट सावन, देखो मचाए कैसे शोर, भीगा भीगा। अगर यही जगह पर जिस गार्डन में वो गाना गा रहे थे, जिस गार्डन में फीलिंग ले रहे थे, जिस गार्डन में ये मतलब इसका आनंद की अनुभूति कर रहे थे, वो ही जगह पर अगर 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद वो पत्नी, जिसका पति 5 साल के बाद मुंह के गले के कैंसर की वजह से एक्सपायर्ड हो गए हैं, उनके 2-3 साल के बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, वहीं से अगर वहां गुजरना हुआ, तो क्या उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या उनका दिल क्या कहता होगा उस समय? उनका दिल ये कहता होगा, मैं तो तुमको कहती थी बीड़ी तम्बाकू छोड़ो, ना छोड़ा तो कैंसर हुआ और दुनिया को विदा कर दी, दुनिया को विदा कर दी। ये अनुभूति लोगों के सामने ले जाना है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करिए, आप करिए। ये पुण्य का काम है, पाप का काम नहीं है। उनकी लड़की को अगर हो सके तो फास्ट करवाइए। आप जब तक तम्बाकू धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं खाएंगे। नहीं, मैं आपको करिए ऐसा, बताता हूँ। मैं जबरदस्ती बताता करिए। हाँ, करेक्ट। नहीं, मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि स्कूल कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, मेरे कैंसर के पहले के जी जी फोटो जी दिखाता जी। हूँ, कैंसर के टाइम के फोटो दिखाता हूँ और बाद के फोटो दिखाता हूँ। वो मैं पीयूष भाई हाँ को जी। भेजा है, वो आपको भी मैं फोन नंबर लूंगा। तो वहां पे मुझे बच्चे मिलने आते हैं, मैं जब मेरा स्पीच देता हूँ, मेरा स्टोरी बताता हूँ, जी जी तो जी जी बच्चे जी। आते हैं और वो मुझे बोलते कि मेरे पापा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनसे आप बात करिए। तो उनसे उनको उनका फिक्र ज्यादा होता है, ये मैं रियलाइज किया। और एक बात मेरे को आपको बताने की थी, जब आप बता रहे थे कि तंबाकू का खेती वगैरह जो है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि तंबाकू की खेती को कभी फेंसिंग नहीं होता है, क्योंकि जानवर को भी पता सही होता है बात कि है ना। तंबाकू है, ये खाना नहीं है। लेकिन इंसान जानवर से भी हम्म, गया कुछ रहा, वो जो जानवर नहीं सही खाता बात है। वो इंसान खाता है। तो ये एक चीज। और एक अगर आप चाहे तो एक डॉक्टर रोहन बार्टके करके मेरे पहचान के अच्छे, वो टबैको डी एडिक्शन एक्सपर्ट है, तो उनसे भी मैं आपकी पहचान करा दूंगा। वो फ्री में उनका वो काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं, और काफी काफी सालों से ये टबैको डी एडिक्शन में भी काम करते हैं। तो आप मेरा नंबर पीयूष भाई से लीजिए, और हम बात करेंगे बाद में। लेकिन हाँ, फिर और सपोर्ट कर। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद है बहुत। मतलब अच्छा लगा हमको। और कोई और अगर क्योंकि किसी को कुछ। हाँ, हाँ। क्योंकि टाइम की कमी है, अगर कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज़ करिए, फिर हम इसको कोशिश करेंगे जल्दी क्लोज करें। आज एनीबडी एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग? शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। आई वाज वॉन्डरिंग, डॉक्टर मीनाक्षी, आप डेंटिस्ट हैं? हाँ जी। ओके। एक थॉट आई थी मेरे माइंड में, और शायद आप उससे इत्तेफाक ना करें, तो मैं फिर भी शेयर करूंगा। क्योंकि बात आई थी ओरल हेल्थ के बारे में। जी। तो ओरल हेल्थ में एक ठीक है, कैंसर तो एक है ही है, लेकिन कैंसर के अलावा जैसे जिंजिवाइटिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं सिर्फ वो शेयर करूँगा। हालांकि मेरे अपनी डेंटिस्ट भी है, वो उनके साथ भी मेरी बात होती है, और मेरी हाइजीनिस्ट भी है, और वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है हमारे बीच में, लेकिन फिर वो समझते हैं मेरी बात को। आई होप यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। जी। वो ये है कि जो मैं करता हूँ, एक एक बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको शायद मेहुल को पता होगा, यहाँ पे यूएस में मिलता है और कनाडा में मिलता है, दैट इज कॉल्ड वाटर पिक। एक उसका वो वाटर फ्लॉस है। आई थिंक वाटर इंडिया में भी पिक। हाँ, वाटर पिक मिलते कंपनी का हैं। नाम है। हाँ, वाटर पिक कंपनी का नाम है। पर वो जो प्रोडक्ट है वो वाटर फ्लॉस कहते हैं उसको। हम्म। वो तो अनकंट्रोवर्शियल है, वो तो उसको कोई इशू नहीं है। वो अच्छा चीज़ है, उसको तो आप भी मानेंगे। वो बेसिकली जैसे आप हाइजीनिस्ट आपके करते हैं, वो वाटर से ही इसको क्लीन करते हैं, जब डीप क्लीनिंग करते हैं, जब हम जाते हैं वंस इन 3 मंथ्स और वट। तो वो आप डेली घर में भी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है उससे। एक तो आप अगर वाटर फ्लॉस डेली करते हैं,
तो जो गम्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर जाता है उससे वो काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है। तो एक तो वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और दूसरी चीज़ जो मैं वो कंट्रोवर्शियल होगी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नॉट मोर देन 3%, यहाँ तो मिलता ही नहीं है 3%। तो वो मुझे पता है इंडिया में मिलता है, आमतौर पर इंडिया में मुझे लोग बताते हैं कि वह 10% भी मिलता है, 6% भी मिलता है। देन आई वुड बी वेरी मतलब कॉशियस अबाउट दैट, फिर मुझे डर लगेगा मुझे। मगर अगर 3% यू कैन एश्योर कि 3% ही है, उससे ऊपर नहीं है, उसकी कुछ ड्रॉप्स आप ब्रश के ऊपर डालें अपने। जब ब्रश को गीला करना होता है तो गीला तो करना ही होता है, पानी से भी करना होता है उसको, फिर उसके बाद पेस्ट लगाते हैं, तो उसके बाद गीला करके ही हम उसको ब्रश करते हैं। तो सिर्फ उस पर कुछ ड्रॉप्स गीला करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड नरेंद्र जी 3% आपकी की डाल। वॉइस सब लोग कह रहे हैं कम आ रही है, थोड़ा पास में आके, या अपना एक माइक थोड़ा पास में, हाँ ऐसे बोलिएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि ये तो मेरे लगा रहता है। ओके, तो जो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उससे अगर अपने ब्रिसल्स को वेट कर लेंगे, फिर चाहे कॉलगेट लगाएं ना लगाएं उसके ऊपर, वो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शनल है। मेन चीज वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा करके, मैं तो सिर्फ उसी से करता हूँ, मैं कुछ भी उस पर ऐड नहीं करता। एक जमाने में मैं बेकिंग पाउडर भी करता था साथ में, वो उसको भी एक्स्ट्रा ग्राइंड करके, वो मैं आपकी बात मानूंगा, वो इरोजन कर सकता है आपके एनेमल को। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सीधा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद और विदाउट कॉलगेट जो आप यूज करते हैं रेगुलर, उससे अगर आप ब्रश करेंगे तो जो जितना भी बैक्टीरिया है, जो पैथोजेंस है, दे गेट किल्ड लाइक नथिंग। पहले तो वो वाटर फ्लॉस से वो एक्सपोज हो गए, और उसके बाद उससे हो गए। बट आई विल लीव इट टू योर क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू दैट, क्योंकि हो सकता है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से थोड़ा सा डर लगे इस तरह डेली जी। यूज करने में। मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। सो शैलेंद्र जी, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारे लिए एक मेडिसिन है विच वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ एनी डेंटल वर्क। मैं यूजली एडवाइस नहीं करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा अगर होता है, फॉर सिंपल सिंपल थिंग जो एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंजिंग कर ले। जरूरत से ज्यादा आप मेडिसिन, कोई मेडिकल ये जो कॉम्पोजिशंस हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, हाइपो क्लोराइड हो गया, कोशिश करिए ना यूज करें। आजकल इतनी चीजें अडल्ट्रेटेड हैं। आई पर्सनली फील, आई टेल माय पेशेंट्स ऑल्सो, इवन अगर दांत भी निकाला है, 24 घंटे के बाद सिंपल गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। और नमक सिर्फ चुटकी भर, जितना आंसू आपका होता है, आंसू का टेस्ट है, उतना ही आपका उस पानी का टेस्ट होना चाहिए। जस्ट डोंट यूज एनीथिंग। आप इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक पेपर के ऊपर या कपड़े के ऊपर डालिए, देखिए पूरा का पूरा वहां पर वो कपड़ा खत्म हो जाएगा, उसका कलर खत्म हो जाएगा। तो इमेजिन अगर वो चीज आप कंटिन्यूअसली मुंह में, सडनली एक बार एक फीलिंग आती है कि मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। दैट फीलिंग इज देयर बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम ही वही है। बट इन लॉन्ग रन इट कैन गिव यू ट्रबल। So for me, when I advise normal natural things which is available. Even अगर कोई लेबर क्लास भी होता है, कोई हम लोग जब ये अटेंड करने जाते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स जब किसी गरीब एरिया में कि आज हम आपका सिर्फ स्कैनिंग करेंगे, तो हम एक ही चीज प्रोपोगेट करते हैं कि घर में नमक भी है, पानी भी है, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए। दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। चाहे कुछ भी खाएं, वो अपने आप ही निकल जाएगा। मेडिसिन आई प्रेफर नॉट टू गो इन फॉर। Fair enough. I mean, I agree with you also on that. आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी कलर्ड कपड़े के ऊपर पुट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सी, वहां का कलर ही निकल जाएगा। नहीं, एक्चुअली मैं हाइड्रो पेरोक्साइड हमारे घर में तो बहुत रेगुलर यूज होता है, हम स्प्रे बॉटल में डाल लेते हैं उसको। Dilute it 3%। 1 or 2 drops in a glass of water and 1 or 2 drops on a brush. They're completely two different things. Yes,
ये हम करते हैं, हम जो यूज करते हैं 3% जो स्प्रे बॉटल में, तो जैसे काउंटर टॉप किचन का क्लीन करना होता है कपड़े से, तो उसको स्प्रे शैलेंद्र जी, करके उससे हम कर देते हैं। शैलेंद्र जी, जो हम लोग, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, इसको हाँ क्लोज जी, करेंगे, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। श्योर बट श्योर श्योर। थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर आंसरिंग डॉक्टर मीनाक्षी एज वेल। बिफोर वी क्लोज दिस, सुरेश जी, आई बी शेयरिंग, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, हमारे ग्रुप की तरफ से एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आज आपने जो भी टाइम निकाला और हमारे लिए ये सेशन में आपने ये किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, इसमें अगर कोई करेक्शन हो तो बताइएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें कहीं भी, सोशल मीडिया कहीं भी आप शेयर करना चाहें, फील फ्री। अभी मैं स्टॉप कर देती हूँ उसको। आभार। थैंक यू, बहुत मतलब धन्यवाद आपका, और उन सभी हमारे ऑडियंसेस का, व्यूअर्स का, जिन्होंने आज टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और अटेंड किया, एक सक्सेसफुल सेशन बनाया इसे। हाँ मेहुल भाई। एक मिनट. I know this session is going on long, but I just saw Dr. Ravi Mehrotra has joined the meeting. Dr. Ravi, if you're there and if you want to say something, please welcome. We Yeah, are thank you so much, Mehul and the class press, and of course, Suresh. I'm sorry, I probably missed some part of the session. I'm here in Seattle at the moment, but I'm back in India next week. And I was just reading what Suresh, the write-up which was shared in the group, specifically कहाँ आपकी कहानी शुरू हुई और कैसे कैसे आप लोगों को मदद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम जितने भी एडवर्टीजमेंट दे दें, जितने भी बड़े बड़े राइटअप्स दे दें, ब्लॉग्स दे दें, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे उतना, जो कि एक खुद जो भुक्तभोगी होता है या फैमिली होती है या पेशेंट बात करता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली बात, आप सबको मुबारकबाद। या आई विश वी हैड मोर ऑडियंस, बट आई एम श्योर, क्योंकि आप का प्लान ये है कि इस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा और फेसबुक पे भी। तो चूंकि हमारे पास बहुत से मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो आप आशा करते हैं कि दे विल टेक अ मैसेज एंड दे विल आल्सो पास इट ऑन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेहुल जी, मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। इनके जो छोटे से क्लिप्स होते हैं, आज के तारीख में लोग इतने घंटे का या इतने मिनट का कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, किसी के पास समय नहीं होता है। तो जो रेलिवेंट क्लिप्स होंगे, आई एम श्योर आप हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे भी लगाते होंगे। अगर नहीं लगा रहे हैं तो हमारी एक छोटा सा सजेशन है, उसको लगा दीजिएगा। और दूसरा एक सजेशन और है सुरेश जी, क्योंकि अक्सर आज की तारीख में हर आदमी चाहता है कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल या पहला चीज जो होती है, अगर कोई छोड़ना चाहते, आपने उसमें लिखा है कई लोग छोड़ना चाहते हैं, नहीं जान सकते हैं कि टबैको कैसे छोड़ना है या अल्कोहल कैसे छोड़ना है। तो खासतौर से टबैको के लिए एक मैं एडवर्टीजमेंट बना रहा हूँ। ये आपको एक आई कैन क्विट करके ऐप है, जो कि गूगल स्टोर पे और क्या बोलते हैं एंड्रॉयड पे भी, मतलब आईफोन, क्या बोलते हैं, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। ये अमेरिका में इसकी इजाद हुई थी, यहाँ पर सियाटल में हमारे एक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक मित्र हैं, उन्होंने बनाई थी। उसको मैंने कुछ पैसे कहीं से लोगों से मांग मूंग के चंदा लेके इंडिया के लिए उसको अडेप्ट करा है। मैं लिंक में उसका आपको डिस्क्रिप्शन भेज दे दूंगा। तो फ्री है। और उसमें क्या करते हैं कि वो उनका जो सक्सेस रेट अमेरिका में कम से कम दुगना है एज कम्पेयर टू द ऑफिशियल ऐप। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप व्हाट्सएप पे भी अगर आप भेजना चाहें, तो जो जो उसकी फैसिलिटी और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट टू एनीबडी, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसके लिए भी यहाँ पर लोगों से बात कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है कि अपने ग्रुप्स में, हर आदमी के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने कॉलोनीज में हैं, अपनी सोसाइटी में हैं, उसकी हमारी मदद कर दीजिए लोगों को पहुंचाने तक के लिए। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने बना तो दिया, इंडिया में रिलीज भी कर दिया, पर अगर कोई उसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो उससे फिर फायदा नहीं होगा। तो with again, thank you so much for inviting me to talk here, and I'll hope to be attending more sessions with you and hopefully helping other people who are in trouble. Thank you so much. thank you, Dr. Ravi. Thank you. Yes.
आई थिंक ये हमें एक बार थॉट, आई मीन इट ऑल्सो क्रॉस्ड अस ईयर अगो कि हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे, समहाउ हमारे दिमाग से निकल गया, बट थैंक्स आपने आज फिर से इस बारे में बात की एंड वी विल वर्क ऑन इट, क्योंकि वाकई में कई बार टाइम नहीं होता है लोगों के पास एक एक घंटे का, मतलब ऑफ कोर्स वो लोग देखते हैं जिनको ज़रूरत होती है, बट फॉर अवेयरनेस एंड समबडी वांट्स टू गो बैक एंड एक बार देखना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं मेहुला। हमने एक बार पहले भी ये सोचा था जब हम लोग पहले कर रहे थे, सो विल ट्राई टू डू दैट एंड विल टेक हेल्प जैसे भी हो सकेगा, विल डू दैट फॉर श्योर। और ऐप के बारे में भी मेहुल भाई, आई थिंक वी कैन डू दैट, राइट? आई मीन इट्स या लाइक मेरे पास डॉक्टर रवि का नंबर वगैरह है, तो आई विल रीच आउट टू हिम। आई आल्सो हैव द ऐप विद मी, एंड I'll just have a word with Dr. Ravi, and then we will get him श्योर। involved in the activities. Yeah. Sure, sure. We'll be in touch. Thank you, everyone. Thank you for attending, participating, interacting with each other. And we'll keep doing these sessions very regularly. And आप लोगों के पास भी कोई ऐसे suggestion हो, आप किसी को जानते हो जो इस group के लिए beneficial हो किसी भी तरह से, and they are okay to be our speaker, feel free to connect with us. Thank you so much. Thank you, and have Thank you very much. Thank you. a great